वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट बायोसोम्स। और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि हाल फिलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो यही है। और हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में हम लोग इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। वैक्सीन सबसे पहले आपका इजाद हुआ है एक टर्म वैका से, और वैका का मतलब होता है काऊ। इसको सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया था, और इसका पर्पस जो है वो है इम्यूनिटी इंडक्शन। ये इम्यूनिटी को इंडक्ट कैसे करता है या इम्यूनिटी को बढ़ावा कैसे देता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर में हम लोग करते क्या है, हम लोग एक एंटीजन लेते हैं और एंटीजन को एक होस्ट के अंदर में इंजेक्ट करते हैं। ये होस्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ये होस्ट हमारा एनिमल हो सकता है, ये होस्ट हमारा ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। और जैसे हम इनके अंदर में एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं, दोनों के दोनों बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, दोनों के दोनों उस एंटीजन के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो एक हिसाब से हम लोग ये चीज़ को एनालाइज करते हैं कि एक एंटीजन का एक्सपोजर जब होस्ट के अंदर में होता है तो जाहिर सी बात है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, और यही ये जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है वो होस्ट को क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। अब होता सिंपल सा इतना है कि आज के टाइम पे ये जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ख़ास तौर से जिस हिसाब से ये कोविड रिलेटेड सिचुएशन जो है या कोविड वाली जो बीमारी है, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स बनाए गए, ठीक है। इसको कॉम्बैट करने के लिए वैक्सीन्स क्रिएट किए गए हैं, और ये जो वैक्सीन्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। पहला वाला है आपका mRNA बेस्ड वैक्सीन, दूसरा है हमारा वायरल वेक्टर वैक्सीन। और वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर में दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला है यूज़ ऑफ डेड वायरस, और दूसरा वो होता है हमारा लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में आज चर्चा करेंगे वो है हमारा mRNA रिलेटेड वैक्सीन कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन जो हैं इनमें से सबसे पहला आता है मॉडर्ना, और दूसरा आता है फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन के अंदर में। बहुत सिंपल सा चीज़ है। होता ये है कि जैसे एक वायरस है, या फिर यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं ऑफ कोविड वायरस, ठीक है। तो ये कोविड वायरस जो रहता है, कोविड वायरस के ऊपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मौजूद होती है, उसके स्पाइक प्रोटीन्स। जैसे ये वायरस का स्ट्रक्चर है और ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये इसका स्पाइक प्रोटीन है। अब जाहिर सी बात है
प्रोटीन है, तो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ बेसिकली असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं ट्रांसलेशन से, और ट्रांसलेशन किस चीज़ का होता है? तो mRNA का। तो ये जो हमारा कोविड वायरस है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एज दी सार्स कोव 2, ठीक है। तो ये इसी का बेसिकली mRNA रहता है, जो कि आगे जा कर के ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट के होने के बाद में उसके जो अमीनो एसिड की जो असेंबली है वो इकट्ठा होती है, और तब वो फाइनली बनाती है हमारी स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। अब इसके अंदर में चीज़ें हमें क्या है इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसके एंटायर सेगमेंट को देखें, ठीक है, इस पूरे न्यूक्लिक एसिड को अगर देखते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड या फिर जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में आरएनए मौजूद होता है। किसी भी वायरस के अंदर में ये चीज़ नोट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस के अंदर में, ठीक है, कोई भी वायरस रहेगा तो वायरस के अंदर में या तो डीएनए मौजूद होगा या तो उसके अंदर में आरएनए मौजूद होगा, ठीक है। दोनों एक साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, दोनों का साथ साथ में एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आरएनए के अंदर में भी खास तौर से अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट सार्स कोविड 2 वायरस, तो उसके अंदर में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। अब स्पाइक प्रोटीन को ट्रांसलेट करने वाला जो हमारा mRNA का जो सेगमेंट है, इस पूरे असेंबली में से सेपरेट आउट कर दिया जाता है। जैसे ये इसका आरएनए है, तो इसके अंदर में एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रैगमेंट आपका मौजूद रहता है, ठीक है। यह आपका एक वायरल mRNA फ्रैगमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट हैज़ बीन आइसोलेटेड, ठीक है। अब हमने इसको आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद में इसका मल्टीपल यूज़ होता है। मल्टीपल यूज़ कैसे हो गया? जैसे या तो हम लोग इसको एक लाइपोसोम के अंदर में इसको पैक कर दें, ठीक है, या फिर हम इसको किसी वायरल वेक्टर के अंदर में इंजेक्ट कर दें, ठीक है, किसी वायरल वेक्टर के अंदर में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वायरल वेक्टर के अंदर में यही mRNA जो आइसोलेटेड फॉर्म में है, अगर हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं तो एक टाइप का वायरल वेक्टर mRNA वैक्सीन हो जाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या फिर हम लोग एक और एक एग्जांपल देख सकते हैं, दैट ऑफ द स्पुतनिक 5 या फिर स्पुतनिक वी। एंड वहीं पे जो हमारा मॉडर्ना वैक्सीन भी जो है, ठीक है, वो भी बेसिकली इसी के ऊपर में आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में आपका काम करता है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, लाइपोसोमल पैकेजिंग के अंदर में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि लाइपोसोम होता क्या है, व्हाट इज़ लाइपोसोम? तो लाइपोसोम होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, ठीक है, उसकी असेंबली रहती है। और ये जो असेंबली रहती है, ठीक है, इसी असेंबली के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो mRNA है इसको पैक कर देते हैं। कायदे से देखा जाए, जैसे ये आपका एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारा एक लाइपोसोम है, ठीक है। तो ये लाइपोसोम के अंदर में, जैसे लाइपोसोम के लिपिड स्फीयर्स हैं, या फिर जिसको हम लोग लिपिड मिसल्स भी बोलते हैं,
ठीक है, ये उसकी असेंबली आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दोनों तरफ पे आपका बाइलेयर पोर्शन आपका मौजूद होता है। ठीक है, और इसी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर में हम लोग वायरल एमआरएनए को पैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइज रहता है, ठीक है, इसका जो साइज रहता है ये नैनोमीटर रेंज के अंदर में होता है। ठीक है, ये इतना छोटा होता है। बट लाइपोसोम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइपोसोम हमारे अगर फैगोसाइट के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, अगर ये फैगोसाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, इसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर जिसका एक बार में फैगोसाइटोसिस हो जाता है तो ये हमारा जो लाइपोसोमल पैकेजिंग है, ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए क्या किया गया, इसी के साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं एक कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एस पेग। पेग इज इक्वल टू पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या कर देता है ना, इसके ऊपर में एक मास्किंग कर देता है। अब जैसे ही इसकी मास्किंग हो गई ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली और खासतौर से मैक्रोफेजेस है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आखिर बाहर से कोई एक ऐसा सब्सटेंस आया है बॉडी के अंदर में जो कि सेल के अंदर में किसी भी टाइप का चेंज कर सकता है, या फिर बॉडी के अंदर में किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन जनरेट कर सकता है। इसी वजह से फैगोसाइटोसिस रिलेटेड एक्टिविटी आपकी इनिबिट हो जाती है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस डज नॉट अकर। तो भैया अब तो हमारा पूरा मटेरियल एकदम रेडी है। ठीक है, हमारे पास में लाइपोसोम है, लाइपोसोम के अंदर में हमारा वायरल एमआरएनए है। ठीक है, अब हम लोग ने इसकी असेंबली बना दी और उसको अब हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया होस्ट के अंदर में। ठीक है, जैसे हमने होस्ट के अंदर में इंजेक्ट किया, अब यहाँ पे एक और बहुत यूनिक चीज़ किया इन्होंने, लाइपोसोम यानी कि लिपिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को चूज क्यों क्यों किया, इसको चीज इसी वजह से किया गया है, रीज़न उसके पीछे ये है कि जो हमारा ह्यूमन सेल है, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन होस्ट है, या फिर अगर हम अपने ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल का भी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है वो भी हमारा किस चीज़ का बना होता है, वो भी हमारे फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे फॉस्फोलिपिड्स से बने हुए होते हैं। तो जब भी कोई लाइपोसोम इसके साथ में आकर के इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, कोई भी लाइपोसोम अगर इसके साथ में आकर के इंटरेक्ट करता है तो इसकी वजह से फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, एक टाइप का फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो जब इसी के ऊपर में आपका जब लाइपोसोमल वेसिकल आकर के इंटरेक्ट करता है, जैसे हमारा लाइपोसोमल वेसिकल है, ठीक है, जिसके अंदर में वायरल एमआरएनए जैसे ही इसके साथ में आएगा तो ये आसानी से इसमें फ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये इसके साथ में आसानी से फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने की वजह से जो भी वायरस का एमआरएनए जो अंदर में मौजूद था, ठीक है, वो यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये वायरल एमआरएनए आपका यहाँ पे रिलीज हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसका जो रिलीज जो होता है, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा आपका चला जाता है साइटोप्लाज्मिक रीजन की तरफ पे, और साइटोप्लाज्म के अंदर में आपका क्या मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम लोग जिस पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दैट इज बेसिकली दी रफ वन। रफ मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर में
राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के अंदर में क्या होता है कि ये जो हमारा वायरस का mRNA मौजूद है, ठीक है, ये जो हमारा वायरल mRNA जो मौजूद है, अब यहाँ पे क्या होगा कि राइबोसोम के कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी। ठीक है, ये वही वाला वायरल mRNA है जो कि आपका स्पाइक प्रोटीन बना रहा था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन होकर के आपका स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ह्यूमन होस्ट सेल के ऊपर में जाकर के डिस्प्ले होने लगेंगी। ठीक है, ये डिस्प्ले होने लगता है। तो कायदे से इसी डायग्राम को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें सही तरीके से, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट सेल है जिसके ऊपर में स्पाइक प्रोटीन्स का डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ऐसे टाइप से इसके ऊपर में स्पाइक प्रोटीन आपके डिस्प्ले होने लगते हैं। एक नॉर्मल जो ह्यूमन सेल रहता है, ठीक है, एक अगर ये नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल के ऊपर में क्या होगा, नो स्पाइक प्रोटीन, एंड हेंस ये आपका नॉन इन्फेक्टेड है। और इसी के ऊपर में आपका क्या है, स्पाइक प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इन्फेक्टेड सेल है। अब होता ये है कि बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है या बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे गड़बड़ तो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर में ये भी है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा ना वो 2 लेवल पे होता है। पहला, एक तो सेल के बाहर में आपका अटैच हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि हमारे ह्यूमन होस्ट सेल के ऊपर में एक और बड़े मज़ेदार से एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो भी स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन के कुछ पार्टिकल्स को वो अपने ऊपर में भी डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि यहाँ पे जैसे ही ये दोनों लेवल पे डिस्प्ले होने लगा, सेल के सरफेस पे डिस्प्ले हो रहा है, एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसी दौरान में आपका क्या होता है कि वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम का सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एज द टी हेल्पर सेल, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है कि भैया यहाँ पे सिस्टम के अंदर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, और इसके पास में मौजूद होते हैं अपने TCR या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एज द टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, तो TCR। ठीक है, तो ये TCR बेसिकली क्या करते हैं, TCR जो आपका मौजूद रहता है टी हेल्पर सेल के ऊपर, टी हेल्पर सेल पे भी मौजूद होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल पे भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले इन्फेक्टेड होस्ट सेल के पास से पहुंचेगा, और इन्फेक्टेड होस्ट सेल के ऊपर में जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो स्पाइक प्रोटीन जो डिस्प्ले हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करेगा, और साथ साथ में जो एमएचसी मॉलिक्यूल पे जो डिस्प्ले हो रहा था हमारा पेप्टाइड मॉलिक्यूल या फिर स्पाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये उसको भी आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे ही ये दोनों को आइडेंटिफाई कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे तो इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने के लिए मुझे
एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा बी सेल से। ठीक है, अब ये जो बी सेल है, जब भी ऐसा पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ये जो TCR, ठीक है, किसी वायरल पेप्टाइड, ठीक है, वायरल पेप्टाइड कहिए या फिर स्पाइक प्रोटीन, इसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है, ठीक है, तो इमीडिएटली बी सेल को एक स्टिमुलस मिल जाता है। अब बी सेल के ऊपर में क्या होता है? बी सेल के ऊपर में दो टाइप के एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा IgG और दूसरा होता है हमारा IgM। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस मिलने के बाद में इमीडिएटली बी सेल जो है वो अपने एक्शन मोड पे आ जाता है। एक्शन मोड पे कैसे आ जाता है? बी सेल को जैसे ही स्टिमुलस का हल्का सा भी सिग्नल मिला, इमीडिएटली बी सेल अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है एक बड़े ही यूनिक टाइप के सेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल जो रहता है ये बी सेल से डिराइव होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। अलग इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंसंट्रेशन रहता है, फिर जो डेंसिटी रहती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल। तो जैसे ही आपका प्लाज्मा सेल की तरफ पे आपका स्टिमुलेशन हुआ, इमीडिएटली प्लाज्मा सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करना शुरू कर देती है जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन जो कि हमारे सेल को इन्फेक्ट कर रहा है उसके साथ में कॉम्बैट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो आपके प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं ये जाकर के इस पर्टिकुलर वायरल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कि MHC पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, साथ साथ में जो सरफेस के ऊपर में भी जो आपका वायरल पेप्टाइड जो आपका डिस्प्ले हो रहा था ये उसके साथ में भी कॉम्बैट कर सकते हैं। कॉम्बैट क्या कह सकते हैं? एक हिसाब से ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब भी इम्यूनोग्लोबुलिन कोई भी आपका फॉर्म होता है और वो किसी भी टाइप के एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है तो तीन टाइप के रिएक्शन प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन कौन कौन से हैं एक बार उसको भी देखते हैं। एक होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और तीसरा है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और तीसरे के अलावा एक चौथा टाइप का भी रिएक्शन है जो कि है एग्लूटिनेशन। तो एक एंटीबॉडी जब किसी एक एंटीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये 4 लेवल पे आपके रिएक्शन प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि एक चीज़ तो आपका ये हो गया कि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो गया, बी सेल का एक्टिवेशन हो गया। इसके अलावा MHC मॉलिक्यूल के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि कौन से वाले MHC मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन इसके अंदर में हुआ है। ठीक है, क्योंकि MHC मॉलिक्यूल भी अगर देखा जाए तो 2 लेवल के होते हैं। ठीक है, MHC मॉलिक्यूल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा टाइप 1 होता है, एक हमारा टाइप 2 होता है। कायदे से एक और होता है दैट इज टाइप 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो फोकस करना है वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में। जितने भी हमारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे ये ह्यूमन होस्ट वाला जो सेल है वो हमारा न्यूक्लिएटेड है, तो इसके ऊपर में ज़्यादातर MHC1 का डिस्प्ले होता है। ठीक है, और ये जो MHC1 जो रहते हैं, ठीक है, जैसे अगर ये कोई एक होस्ट सेल है एंड इसके ऊपर में अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर में कोई वायरल पेप्टाइड एंटीजन आकर के अपने आप को बाइंड करा चुका है, ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा
MHC1 के कैटेगरी में आएगा। और जब भी MHC1 के कैटेगरी में आता है तो ये हमेशा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर सेल के अंदर में इन्फेक्शन हुआ है ये इसी का साइटोलाइसिस कर देगा। ठीक है। और वहीं पे अगर बात करते हैं वो MHC2 की, तो जितने भी हमारे MHC2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि MHC2 फैमिली को बेसिकली बिलोंग करते हैं, ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं हमारे APCs पे। ठीक है, APCs जैसे कि APCs यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर में हमारा MHC2 मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो अगर इसी के ऊपर मान लीजिए कि कोई वायरल पार्टिकल या फिर कोई एंटीजन आकर के बाइंड करता है तो ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को। एंड बी सेल को भी स्टिमुलस कैसे प्रोवाइड कराते हैं? सबसे पहले दे एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल्स, और ये जो टी हेल्पर सेल्स है ये आगे जाकर के बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। एंड बी सेल्स से आगे प्लाज्मा सेल्स, एंड प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइजर बायोएनटेक की अगर बात करते हैं तो इस पूरे सेक्शन के अंदर में हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है कि जो फाइजर बायोएनटेक का जो वैक्सीन है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारा वैक्सीन है, ठीक है, उसका जो काम है वो बेसिकली एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि एक हिसाब से एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर में आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड साथ साथ में वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने मल्टीपल फैक्टर्स या फिर मल्टीपल एक्टिविटी जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, फैगोसाइटोसिस एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन के जरिए वायरस को आसानी से इनएक्टिवेट कर सकती है। जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो गया है जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो एक बार में जैसे ही यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन हो जाता है, यही ये जितने भी आपके एंटीबॉडीज़ हैं ये आगे जा कर के जो वायरस था और जो वायरस की जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारा स्पाइक प्रोटीन क्या इसमें बना था, तो जो भी हमारे वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन्स मौजूद थे, ठीक है, जो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं आगे जा कर के इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कोविड वायरस है, तो अगर कोविड वायरस जब रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर में जब हमारी बॉडी में एंट्री मारता है, तो ये जितने भी हमारे एंटीबॉडीज जो कि इस वैक्सीन के ज़रिए प्रिपेयर हुए हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये इनके स्पाइक प्रोटीन के साथ में अपने आप को जा कर के अटैच कर लेते हैं। और एक बार में जब इनका अटैचमेंट हो जाता है तो वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर में आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, हमारे शरीर के अंदर में आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, और इसी वजह से वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर में हम लोग ने ये चीज़ देखा कि कैसे बायो एनटेक वाला जो वैक्सीन है वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और कोविड वायरस के अगेंस्ट में वो कैसे हमारी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो आई होप सो आप लोग को ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे आप लोग ने आज एक नया चीज़ जाना होगा कि वैक्सीन्स हमारे बॉडी के अंदर में कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, ताकि एक रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री ले करके डिजीज़ कॉज कराने की एबिलिटी जब पोजेस करने लगता है या फिर किसी भी टाइप की बीमारी को कॉज करा सकता है, तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हमारे डिफेंस सिस्टम का एक ढाल बन करके, हमारे शरीर का एक ढाल बन करके उस इन्फेक्शन से खुद को बचा सकती है। ठीक है,
So thank you very much for your time and your patience. And if you like this video, give it a like, share it along with your friends and other members also, and don't forget to subscribe my channel. Thank you all. Thank you very much.